मंच पर आसीन निर्णायकगण, शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने शिक्षा को कैसे आनंददायी बनाएं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा आपको पसंद जरूर आएगा। गुर कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। हमें भी गुरु की तुलना यहाँ कुम्हार से की गई है। कुम्हार बच्चों को जब घड़े को बनाता है तो अंदर सहारा देकर पीछे से ऐसे थपकी मारता है कि वो बढ़िया सुडोल बने। आज यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है कि हमारे पास सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि हम बच्चों को कैसे उस मटके की तरह सुडोल बनाएं कि जहाँ जाएं गुलाब के फूल की तरह अपनी सुगंध वो बिखेरते रहें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास आ गई है। वैसे तो कई प्रकार हैं, कुछ प्रकारों का मैं वर्णन करता हूँ क्योंकि समयाभाव है। तो सबसे शिक्षा देने के लिए अगर खेल को हम खेल के माध्यम से शिक्षा दिया जाए तो निश्चित ये मानकर चलिए कि विद्यार्थी को बहुत आनंद आएगा। हमें भी बचपन में याद है कितनी बार इसके लिए मार पड़ी है, डांटे गए हैं, लेकिन तब भी खेलने चले जाते थे। जिस दिन विद्यार्थी के मन में ये भाव आ गया कि कोई डांटे, नाराज हो, तब भी वो पढ़ाई के लिए बैठ जाए, तो ये मानकर चलो शिक्षा तभी सुलभ हो जाएगी, सरल हो जाएगी उसके लिए। उसका जी नहीं घबराएगा। उससे जितना मजा खेल में आता है उतना मजा पढ़ाई में आने लगे तो वह विद्यार्थी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम शैक्षणिक कार्यक्रम को आगे बच्चों के अंदर बढ़ावा दे सकते हैं कि भाई बहुत से गतिविधियाँ एक ही तरह से पढ़ाते पढ़ाते बच्चे भी ऊब जाते हैं, टीचर भी ऊब जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो उनको पसंद लगे। कभी अंताक्षरी के माध्यम से, कभी गीतों के माध्यम से, कभी वर्ग पहेली के माध्यम से उनको पढ़ाना है। पहले शिक्षा शिक्षक टीचर ओरिएंटेड थी, आज जो शिक्षा है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड हो गई है। हमें विद्यार्थियों के ऊपर विशेष ध्यान था, उनको क्या अच्छा लगता है। सर ने बताया कि पहले टीचर के सामने बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी। बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों के सामने कभी ये नहीं था, साइकिल से सब जाते थे, वो साइकिल से आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। लेकिन टाइम बदल गया है। अब अगर उनके साथ हम मित्रवत व्यवहार हम नहीं करेंगे तो बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे। अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आ गए हैं, कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लासेज हैं, तमाम चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षा को रुचिकर बना सकते हैं। एक दिन ये खुद मेरे मन में विचार आया है कि यार एक मूवी 3 घंटे की पिक्चर जो हम देखते हैं वो कम से कम 400-500 पेज से एक नॉवेल पर आधारित रहती है और उस 3 घंटे में उससे हम इतना ज़्यादा अधिगम कर लेते हैं कि वो हमसे एक एक डायलॉग, एक एक गीत हमें याद रहता है। और 150 पेज की नोटबुक साल भर पढ़ाते हैं तब भी विद्यार्थी नहीं समझ पाता। तो निसंदेह कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने में ही कोई कमी है। भाई आखिर वो चीज़ आप सोचिए। तो हमें शिक्षा को ऐसा बनाना है कि जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो। वो घबराए नहीं कि क्लास छोड़कर बंक करें, उनको इंतजार है कि हाँ हमारे सर का पीरियड आने वाला है। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था का अगर हम बनाएंगे तभी विद्यार्थी आगे बढ़ पाएंगे। और आजकल तो स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कहानी, हिंदी साहित्य, क्या जितने भी साहित्य हैं, सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी की। कहानी के माध्यम से अगर विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं तो वह उनके जीवन भर काम आएगी। मुझे याद है मैंने बचपन में 35-40 साल पहले 10वीं में एक मुंशी प्रेमचंद का पाठ पढ़ता, नमक का दरोगा, कफन, आज भी याद है। तमाम निबंधात्मक ग्रंथ पढ़े लेकिन नहीं, कुछ नहीं याद है, लेकिन वो कहानी याद है। कहानियों के माध्यम से बच्चों को अगर हम पढ़ाएं, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक छोटा बच्चा था, उसके पिता एक बहुत बढ़िया कार लाए, बड़ा खुश था। बच्चे जैसे घर में कुछ आता है खुश होते ही हैं, बहुत खुश था। कार पर गया, वो स्क्रैच करने लगा। पिताजी आए, देखे नई कार पर स्क्रैच कर, एक झापड़ मार दिया और बच्चा छोटा सा था, गिर पड़ा और ऑन स्पॉट खत्म हो गया। एक ही बच्चा था वो। और जब जाकर देखा पिताजी ने कि कार पर क्या स्क्रैच किया था, तो बच्चे ने लिखा था आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। अब सोचो उस पिता के दिल पे क्या बीती होगी। विद्यार्थियों को इसके माध्यम से हम शिक्षा दे सकते हैं कि भाई देखो, बिना विचारे कोई काम मत करो, और विचार कर काम करोगे तो गलत नहीं होगा। आजकल तो बच्चा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं गज़ल के माध्यम से, गीत के माध्यम, मैं भी हिंदी भाषा का शिक्षक हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ मैं गज़लों का प्रयोग करता हूँ और उस गज़ल को पढ़ाते समय समसामयिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखता हूँ। अभी बदलापुर की घटना, छोटे छोटे नौनिहालों के साथ, भाई जैसे सर ने अभी बताया कि गूगल पर इतने ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं, कोई विद्यार्थी तुरंत क्लिक करे सब कुछ उसके सामने आ जाता है।
लेकिन उसे एक इंसान भी तो हमें बनाना है। हमने उसको गज़लों के माध्यम से, आपको सुनाता हूँ 2 लाइन गज़ल वो। बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल से, बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल से। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है, एक तरफ दरिंदा है। तो गज़लों के माध्यम से, और विद्यार्थियों को निश्चित है कि वो बहुत अच्छा लगता है, गीतों के माध्यम से मुझे पढ़ाइए। अभी कक्षा 10वीं में एक पाठ आया बटोहिया, हिंदी भाषा का है, और शुद्ध अगर हम उसको कविता के माध्यम से पढ़ देंगे तो विद्यार्थी की समझ में नहीं आने वाला। उसके लिए उसको निसंदेह उस भोजपुरी अवधी लहजे में उसको बताना होगा कि भाई ये बटोहिया का मतलब ये है, कहानी के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से। APJ अब्दुल कलाम जी का नाम आपको बताएं कि असफलता विद्यार्थियों में मिलती है तो वह एकदम घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दीजिए। APJ अब्दुल कलाम जो है SSB का इंटरव्यू देने गए थे और उनको था कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन वह जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए। आत्महत्या करने का मन में विचार आया। किसी ने बताया कि भाई हो सकता है तुम्हें ईश्वर ने इसके बारे में ज़्यादा सोचा हो। अगर वहीं APJ अब्दुल कलाम जी आत्महत्या कर लेते तो क्या कोई भारत में हमारा मिसाइल में ना तैयार होता? भारत के राष्ट्रपति बनते हो? नहीं बनते। तो कभी भी बच्चों को असफलता के बारे में, उन महापुरुषों के बारे में बताया जाए कि भाई देखो ये महापुरुष ऐसे थे, हो सकता है तुम्हारे बारे में ईश्वर और सोचा हो बढ़िया। भाई शिक्षक तो वह क्षमता रखता है कि वह चिंगारी को भी ज्वाला बना सकता है। हमारे शिक्षकों के अंदर भाई हम लोग तो ऐसे हैं कि हमें यह रखना होगा ध्यान में कि हमें विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना है। कहानी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, तमाम प्रकार की सुविधाएं ऐसी आ गई हैं कि विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान हम बनाएं। भाई ठीक है, विद्यार्थी तो पहले हैं, लेकिन पहले आज जो घटनाएं घट रही हैं हमारे यहाँ आमने सामने, निसंदेह कि अगर बच्चे में कोई कमी है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार उसका शिक्षक, माता पिता, 3 ही लोग होते हैं। विद्यार्थी तो मिट्टी का एक छोटा सा कच्ची मिट्टी है, उसे जैसा आकार चाहो आप वैसा आकार दे सकते हो। तो हमको आपको ये ध्यान देना है कि भाई देखो विद्यार्थियों को हम किस लेवल पर ले जाएं, और इसके बड़े फायदे हैं। अगर आनंददायी शिक्षण हम जो है करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है आनंददायी शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी की रुचि बढ़ती है पढ़ने में, उनका आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है, शिक्षक और छात्र का संबंध मजबूत होता है। तो इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और जब भी कभी कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अगर विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे तो निसंदेह वो शिक्षा प्रभावकारी होगी। और कभी भी निबंध के माध्यम से अगर उनको पढ़ाना हुआ, कुछ बताना हुआ, तो आप इसके लिए भी गज़ल का, गीत का प्रयोग कर सकते हैं। एक मैंने छोटी सी गज़ल सुनी थी, 2 लाइन की है। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे सपनों का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों के अंदर हम जितना ज़्यादा रुचिकर शिक्षा उन्हें हम देंगे, सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन चूंकि समय को भी ध्यान में रखना है। और अंत में एक कविता के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धरती सब कागज करूँ, कबीरदास जी का दोहा है, धरती सब कागज करूँ लेखन सब बन राई, 7 संबंध को मस करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु तो इतना गुणवान होता है कि उसके गुणों को लिखा नहीं जाता। भले ही सारी धरती को हम पेपर बना दें, सारे दुनिया के वृक्षों को काट के कलम बना दें और पूरे समुद्र को स्याही बना दें, तब भी हम गुरु के गुण को लिख नहीं सकते। तो गुरु का गुण तो इतना महत्वपूर्ण होता है। भाई शिक्षक बना ही क्या है, शिक्षक तो उस मोमबत्ती के समान है जो अपने को जलाकर हमेशा दूसरों को रोशनी देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस टॉपिक दिया गया है कि स्कूल की ज़िंदगी से एक ज़िम्मेदार शहरी तक, एक बड़ा अहम मौजू है, एक बहुत बड़ा लगता भड़कता एक उन्वान है जिसके बिहाफ़ पे मुझे आज कुछ आप लोग के बीच में रखना है और गौर भी करना है कि बच्चा जो है वो एक अनमोल चीज़ है और वो एक ज़िम्मेदार शहरी की कैसे बने और उसे कैसे बनाया जाए, एक टीचर्स के लिए, एक उस्ताद के लिए एक बड़ा अहम काम है जिसे वो अंजाम देता है।
जब बच्चा पहली बार स्कूल में कदम रखता है तो उसका पूरा दिमाग, उसकी ज़िंदगी एक कोरे कागज़ की तरह रहती है, हम सब जानते हैं, बोलते भी हैं। और एक कोई मिट्टी की तरह रहता है कि जिस शेप में चाहे, जिस शक्ल में चाहे उसको आप तब्दील कर सकते हैं। उसके पेज पे एक उस्ताद ही है जो कुछ लिखता है, अब वो मस्बत लिखे या मनफी लिखे, वो एक उस्ताद पे डिपेंड करता है कि क्या है वो। लेकिन फिर भी उस्ताद जब अपने बच्चों को इल्म सिखाता है तो वो पूरी निचोड़ से सिखाता है कि मेरा ये तालिब इल्म, मेरा ये शागिर्द जो है वो अच्छी राह पे चले और ये आगे बढ़ के अपने देश के लिए काम करे और एक अच्छा नागरिक बने। ये उसकी भावना होती है, ये हमारी जो है वो एक तमन्ना होती है एज ए टीचर्स। लेकिन स्कूल की ज़िंदगी से लेकर उसके एक अच्छा नागरिक बनने तक, एक कामयाब इंसान बनने तक, एक कामयाब लीडर बनने तक, एक कामयाब साइंटिस्ट बनने तक जो लंबा सफ़र उसके बीच में रहता है, वो एक टीचर्स जो उसके बीच में आते रहते हैं वो एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। आज इस नए दौर के ये भागती दौड़ती ज़िंदगी है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जहाँ समय का बहुत कम हमारे पास बचता कि हम समय को यूज़ करें। समय का किल्लत सभी को पड़ जाती। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर आज हम खुद देख रहे हैं कि एक टीचर भी जो है वो अपने आप को प्रॉपर जो है वो एक मुअल्लिम की तरह पेश नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, टीचर सामने होता है और उसका शागिर्द उसके सामने बैठकर जो है वो अपने टीचर्स के भाव को देखता है, उसके सुबह के उठने बैठने बातचीत करने तरीक़ों को देखता है। और एक बच्चा जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो एक आइडियल ढूंढता है कि मेरा कोई ऐसा आइडियल हो जिसको मैं देखकर जो है वो अपनी लाइफ को आगे जो है वो सुधारूं या उसको मैं मोटिवेट करूं। और टीचर ही एक है जो एक उसको अच्छा आइडियल देता है। दोस्तों, जब बच्चा, हम लोग कहते हैं या बड़े बड़े मौरखीन ने भी लिखा है कि जो बच्चे की पहली दर्जगाह होती है, जो पहले बच्चे की जो पहली गोद हो, जो पहली स्कूल होती है, उसकी माँ का गोद होता है। माँ की गोद से ही बच्चा जो है वो देखना शुरू करता है और माँ के और बाप के सुबह उठने बैठने बातचीत के व्यवहार को बराबर देखता रहता है और उसी को उसके दिमाग में उसके उस कोरे कागज़ पे वो चीज़ें लिखती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए उसकी वो शुरुआत की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही अहम होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे हमें जो है वो अच्छी तालीम, अच्छा किरदार उसको पेश करना होता है। स्कूल के आने के बाद में उस्ताद जो है वो अपने भाव, अपने कैरेक्टर से, अपने हुलिये से, अपने विचारों से जो है वो उसको मॉडिफाई करता है कि बच्चा जो है कैसे देश का आगे काम करेगा। लेकिन इस दौर के अंदर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है टीचर्स के ऊपर। ये हिंदुस्तान के अंदर अभी बहुत सारे बच्चों ने जो है वो सिविल कोड के ऊपर, अपने कानून के ऊपर बहुत सारे अपने ख्यालात को पेश किए। हमारे हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें कई फूल एक साथ रहते हैं। गुलदस्ता में एक ही फूल नहीं होता, वो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें रेड, ब्लू, काले, पीले सब गुलाब होते हैं, जिससे उसकी खूबसूरती बढ़ती है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जातियों से ये हिंदुस्तान जो है वो पूरे विश्व में जो है वो टॉप पे कहा गया है, माना गया है। यानी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इसी गुलसिता को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमारे ये छात्र, हमारे ये स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। अगर हम इनको सही दिशा में ले जाएं, इनको सही रास्ता बताएं, तो ये हमारे देश को, हमारे मुल्क को और ऊपर उठा के लेके जाएंगे। यहाँ पे जितने भी जो बुराइयाँ पनप रही है, जो भेदभाव लोगों में डाला जा रहा है, ये कम होगा। क्यों? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर है। हम जब बच्चों को तमाम मज़हब का दर्ज देंगे कि तमाम मज़हब का जो है वो एक ही सम्मान है, उनका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है, उनका अपना मज़हब, रिस्पेक्ट करेंगे, तो बच्चों के अंदर भी वो भावनाएं पैदा होगी कि नहीं यार, ये इनका मज़हब है, रिस्पेक्ट करो, हमारा मज़हब हम रिस्पेक्ट करेंगे। ये टीचर ही सिखाता है बच्चों को, जो अपनी क्लास में वो भावनाओं को देता है। अगर टीचर इसके दिमाग में ही अगर कुछ गलत ख्यालात पनपते रहेंगे तो वो अपनी पनपताओं को बच्चों के दिमाग में डालता रहेगा, जिसकी भी आपके ऊपर ये चीज़ें जो है वो बाहर बच्चे बढ़ते बढ़ते उसके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट्स आते रहते हैं और वो किसी भी एंगल को जो है वो नेगेटिव देखता है। अगर हम उसको सिखाएंगे पॉजिटिव टाइप के ऊपर, तो वो हर एक चीज़ को जो मस्बत देखेगा कि नहीं यार ये चीज़ ऐसी है, इनका रिस्पेक्ट करेंगे, हम इसका सम्मान करेंगे, तो हमारे देश के युवा जो नया जनरेशन आएगा वो देश को जो है वो आगे की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि हमारा देश जो है वो ऐसी मिट्टी रखता है, ऐसी जरखेज मिट्टी रखता है कि यहाँ पे अगर किसी बीज को बो दिया जाए तो एक बड़ा फल, एक बड़ा जो है दरख्त बन के जो है वो फलदार दरख्त बनता है। तो हिंदुस्तान की हिंदू सभ्यता में, एकता में ये सब चीज़ें भरी पड़ी है। ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने क्लास के तमाम बच्चों को, हर एक क्लास के अंदर हर कास्ट के बच्चे बैठे रहते हैं,
सभी बच्चे उसमें उसके साथ में, लेकिन सबको वो प्रॉपर एक आंख से देखे, एक निगाह से देखे, उसके लिए सब एक जैसे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला टीचर क्यों ना हो। तो एक शहरी के लिए, एक उसको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए उस्ताद का एक बहुत अहम रोल होता है। बहुत पहले, आज से 25, 30, 40 साल पहले जब गाँव के अंदर स्कूल हुआ करती थी, तो वहाँ पे गुरुओं की जो इज्जत होती थी, जो रिस्पेक्ट होता था, जो बच्चे करते थे, जिन्होंने बच्चों का अदब किया, अदब से बनती ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। कि कहा कि अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, अदब ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस वक्त के छात्र, उस वक्त के स्टूडेंट अपने गुरु का अदब करते थे, उनके पाँव छूते थे, उनके सामने खड़े नहीं होते थे। तो वही स्टूडेंट्स आज जो है बड़े बड़े अहदों पे फाइज हैं, बड़े बड़े स्कूल्स के, कॉलेज के साइंटिस्ट वही बने हुए। पूछा क्या? हमने अपने टीचर्स का अदब किया है। अदब सिखाया किसने? उस्ताद ने सिखाया कि आप अपने छोटों का, बड़ों का, उस्तादों का, माओ का, बड़ों का, किसी का भी आप अदब करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल रहेगी। सक्सेसफुल होने के लिए इल्म की ज़रूरत नहीं है, इल्म तो बहुत है अपने पास। आज का जनरेशन जो है वो इल्म से भरा पड़ा हुआ, गूगल उसके पास है, जीबी चार्ट उसके पास है, नेट पड़ा हुआ है, यूँ बटन दबाया पूरा खुल गया सामने उसके, इल्म का भंडार है। लेकिन सलीका, जो सीखने का जो अदब है, वो उस्ताद के पास मिलेगा, वो अच्छे सोबतों में बैठने के बाद ही मिलेगा। उस्ताद ही सिखाता है कि बेटा ये गलत है और ये सही है, ये अंधेरा, ये रोशनी है। अगर उस्ताद उसको नहीं बताएगा तो बच्चे, आज के युवा पीढ़ी जो है वो बहक जाते हैं, और फिर जो है वो हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते थम जाता है। युवा पीढ़ी या नौजवान ही वो एक पावर होता है जिसको सही मार्गदर्शन एक टीचर, एक उस्ताद जब देता है तो वो पूरा देश, वो पूरा मुल्क जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चाहे किसी भी कौम का रहे, वो किसी भी फ़िरके का, किसी भी जात का, भानों का, अगर उसके अंदर एजुकेशन, अच्छी तालीम के साथ साथ उसके साथ में अदब, और उस्ताद ने उसको अच्छी शिक्षा दी है, अमल का तरीका दिया है, तो कभी भी वो नौजवान, वो लड़का जो है वो भटकता नहीं है, क्योंकि उसको अच्छे टीचरों ने उसको गाइड किया हुआ है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छी भावना दें, अच्छी सोच दें, और सब जात धर्म की रिस्पेक्ट करने की उसके अंदर भावना डालें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के इस नए जनरेशन में, इस दौर के अंदर, जहाँ पे हर तरफ जो है वो गर्मा गर्मी दिखाई देती है लेके। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को जो है वो तमाम मजहबों का रिस्पेक्ट, अपने मजहब का रिस्पेक्ट करने की उनको भी बात डालें कि जिस तरह हम अपने मजहब की सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, सामने वाले की भी बेटा उसी तरह आपको सम्मान और इज़्ज़त करना है। तो ये हमारा देश, हम मिलजुल कर यहाँ पे रहेंगे। मैंने कहा कि ये हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें तमाम फूल है, ये बच्चे भी सब हमारे इस तरीके से हैं। तो दुआ है मालिक से कि अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, ये खुशहाल रहे और तरक्की करके दुनिया में अपना नाम कमाते रहे। शुक्रिया। इनके साथ में शिक्षक की भूमिका, इस विषय पर मैं अपने विचार आज प्रकट करने जा रही हूँ। आज का बालक जो विद्यार्थी है, कल का भविष्य है और भारत का एक नागरिक है। इस नागरिक को बनाने की जिम्मेदारी उसके अभिभावक की, अर्थात पालक की और शिक्षक की होती है। अभिभावक और शिक्षक जब बात करते हैं बालक को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा भेद होता है कि पालक सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचता है और जो शिक्षक है वो समस्त विद्यार्थी वर्ग के बारे में सोचता है। आज की बदलती हुई शिक्षा नीति में बालक को केंद्र माना गया है, मतलब जो भी शिक्षा होगी वो बालक के विचार के अनुसार होगी। वो जहाँ सीखना चाहता है, जैसे सीखना चाहता है और जिस परिवेश में सीखना चाहता है, वो परिवेश, वो अवसर उसे प्राप्त करा देना, ये आज के शिक्षक की प्रमुख भूमिका है। ये भूमिका निभाते हुए शिक्षक को एक मार्गदर्शक के साथ साथ बालक का सहयोगी बनना पड़ता है, उसका मार्गदर्शक बनना है, उसे समय समय पर निर्णय देने हैं, ऐसे बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जब एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो उसके सामने बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। वहाँ पर किसी भी जाति, पंथ या धर्म की विभागनी या वंशभेद करते हुए शिक्षक सभी को समझता है, उनकी योग्यता, उनकी जो रुचियाँ है उनके बारे में समझने की कोशिश करता है, उनको जानने की कोशिश करता है और तदुपरांत उनके लिए क्या अच्छा रहेगा उस अधिगम प्रणाली का आविष्कार करता है, जिससे कि सभी बच्चे उस अधिगम प्रणाली में समाविष्ट हो और उन्हें सीखने का एक अच्छा मौका और आनंद मिले। शिक्षक जो होता है विद्यार्थी का प्रतिनिधि तो करता ही है, लेकिन साथ में उनका निर्णायक भी होता है। जब भी बच्चे कोई झगड़ा वगड़ा करते हैं तभी शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो उनमें समेट लाता है और साथ में उनके अभिभावक को भी सचेत करता है कि उनके बालक की वृद्धि या विकास किस दिशा में जा रहा है। शिक्षक एक खोजी की भी भूमिका करता है।
अपने विद्यार्थियों को न्यूनतम और उच्चतम ज्ञान देने के लिए शिक्षक हमेशा नए नए प्रयासों को खोजता रहता है, नए नए स्रोत को ढूंढता है, जिससे कि उसका जो अध्यापन है वो अच्छी तरह से उस बच्चे के साथ पहुंचना चाहिए। होता क्या है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनमें कुछ बच्चे महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनमें अपना अहम जो है वो साबित करने की बहुत इच्छा होती है। ऐसे समय पर शिक्षक ही उसका साथ देता है, उसका प्रोत्साहन करता है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखता है कि अगर उस बच्चे का अहम किसी अवांछित गति से आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकने का, उसे सही राह बताने का, और साथ ही में उसके जो पालक या अभिभावक है उनको सचेत करना है और बच्चे को सकारात्मक ढंग से परिवर्तन लाने में मदद करता है। साथ ही में अगर कोई बच्चा अच्छे से कोई उपलब्धि कराता है तो शिक्षक उसकी प्रशंसा करता है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, ऐसा कह के उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक के द्वारा जो शब्द निकाले जाते हैं वो कहीं ना कहीं बालक की आत्मसंतुष्टि करते हैं और बालक आगे बढ़ने के लिए प्रयुक्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार बच्चे जो मन की बात किसी दूसरे से नहीं कह सकते, वो अपने शिक्षक से कहते हैं, क्योंकि शिक्षक के साथ उनका उतना विश्वास जो है वो बढ़ता रहता है। उन्हें जानते हैं कि यह आदमी जो भी करेगा अपने भले की करेगा। ये सभी कार्य करते हुए शिक्षक के सामने बहुत सारी नई नई योजनाएं आती है। राज्य सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा चलाई गई जो योजना होती है, ये योजना ऐसे के ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों के मत्थे नहीं मढ़ता है। पहले उन योजना के बारे में सोचता है, विचार करता है, छानबीन करता है और फिर अपने सामने वाले बालक के लिए कौन सा पर्याय श्रेष्ठ है उस विधि से वो अपना अध्यापन करता है, जिससे विद्यार्थी का अधिगम जो है वो उत्कृष्ट होना चाहिए। अब बदलते मापदंडों के अनुसार वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। एक शिक्षक को, अभिभावक की, मार्गदर्शक की, इन सभी भूमिकाओं को निभाते निभाते अब ये नई भूमिका आ गई है कि आने वाले जनरेशन में या आने वाले पीढ़ी में इन नैतिक मूल्यों का हमें संवर्धन करना है। जो भी नैतिक मूल्य है, सांस्कृतिक है, यहाँ पर प्रजातांत्रिक है या बहुत सारे मूल्य हैं, इन मूल्यों को उनको अपने विद्यार्थी के बीच में लाना है, क्योंकि आज समाज इन मूल्यों से बिछड़ता हुआ जा रहा है। अंत में तो बहुत सारे कार्य करने और शिक्षक कर भी रहा है, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु बिन तो कहीं ज्ञान नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि विद्यार्थी बिना उसका कोई प्रमाण नहीं है। थैंक यू वेरी मच। प्रभात माननीय न्यायाधीशगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वो विषय है विद्यार्थी अभिभावक के साथ शिक्षकों की भूमिका। विद्यार्थी और शिक्षक का बंधन ये बहुत ही अनोखा बंधन है। हमारे भारतीय परंपरा में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु जो विद्यार्थियों का ब्रह्मा की तरह सृजन करते हैं, विष्णु की तरह उन्हें मार्गदर्शन करते, शिव की तरह उनके अज्ञान को दूर करते हैं। इसी तरीके से विद्यार्थी और शिक्षक का बंधन बहुत ही आवश्यक होता है। अगर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास की वो एक नींव रखता है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होने के लिए वह ऐसी कक्षा का व्यवस्थापन करते हैं जहां से विद्यार्थी आलोचनात्मक रूप से सोच सके, इतना ही नहीं उसके रचनात्मक कौशल्यों को बढ़ावा मिल सके और साथ ही साथ उसके अंदर की जिज्ञासा भी बढ़ सके। वह ऐसे माहौल में उसको ढालता है जिससे उसकी सोच सकारात्मक हो, उसके नेतृत्व गुणों का विकास हो। शिक्षक जानता है कि हर एक बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता है, इसलिए वह हमेशा नए नए प्रयास करता रहता है। जैसे कि आनंददायी शनिवार, आज हमारे शिक्षा प्रणाली में एक नई चीज हमने समाविष्ट की है, जिससे बच्चा एक अच्छे माहौल में, खुशी वाले माहौल में अपने गुणों को विकास कर सके। शिक्षक जिस तरीके से आज समाज बदल रहा है उसी तरीके से वो भी अपनी भूमिकाएं बदल रहा है। शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि वह एक मार्गदर्शक है, प्रेरक है और साथ ही साथ कभी कभी वो मित्र की भी भूमिका निभाते हैं। वो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रश्नों को सुलझाते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं और साथ ही साथ उनको आने वाले भविष्य में किस तरीके से हमें इन समस्याओं का सामना करना है उसके लिए उनको प्रेरणा देते हैं। इसलिए सिर्फ वो किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उनके मित्र भी बन जाते हैं, जो आज के समाज की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, जहां हम विद्यार्थियों की बात करें वहीं अभिभावक, जिनसे जो बच्चे के प्रथम गुरु माने जाते, क्योंकि पहला ज्ञान तो उन्हें उनके अभिभावक ही देते, इसलिए विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक भी जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब जाकर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है और वो अपनी शिक्षा के प्रति संलग्न रहते। लेकिन जिस तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया है उसी तरीके से वह आज की हमारी शिक्षा प्रणाली एक बेहतर भविष्य का मार्ग माना जाता है। इसीलिए आज कुछ अभिभावक
अपने बच्चों पर और विद्यार्थियों पर एक बोझ डालते हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बनना है, वो विद्यार्थियों की क्षमता का विचार नहीं करते, तब वहाँ पर शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक वहाँ पर विद्यार्थी के गुणों को और उनकी कमियों को साझा करते हैं, ताकि अभिभावक एक यथार्थवादी अपेक्षाओं के साथ अपने बच्चों से मिले। इस तरीके से विद्यार्थी और अभिभावक के बीच में वह सेतु का कार्य करते हैं और विद्यार्थी एक स्वस्थ वातावरण में फलता फूलता है और एक अच्छा नागरिक बनता है। इतना ही नहीं, शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी भूमिका दी गई है बच्चों का भविष्य बनाने की, उनके भविष्य को आकार देने की, उनको संस्कृति, मूल्य, संस्कार सिखाने की। वह उनके बनाए हुए यही मूर्तियां आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, कलाकार बनती हैं। और शिक्षक केवल उनको पेशे तक ही ज्ञान नहीं देते, बल्कि उनको उनके पेशे के प्रति सच्चाई, ईमानदारी के मूल्य भी सिखाते हैं। तभी तो जाकर हमारे राष्ट्र का विकास होता है, क्योंकि एक विद्यार्थी केवल अपने परिवार की संपत्ति नहीं होता, बल्कि वह पूरे राष्ट्र की संपत्ति होता है। इसीलिए विद्यार्थियों के अंदर वो उस तरीके से संस्कार सिखाते हैं। हमारे शिक्षकों का इस समाज में एक अनूठा शक्तिशाली स्थान है। इसीलिए ही तो वह केवल मूल्य और संस्कार के वाहक नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के नीति दर्शक भी हैं। मैं अपनी वाणी को एक छोटी सी कविता के साथ विराम देना चाहूंगी। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बन जाता है, वही पेड़ हजारों बीजों को जन्म देता है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास रच डाला, याद रखो चाणक्य ने इतिहास रच डाला। छोटे से बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना डाला है। हम सबको शिक्षक बनने का अवसर है पाया, हम सब ने शिक्षक बनने का अवसर है पाया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को गले से है लगाया। आओ हम इस जिम्मेदारी को पूरी एक निष्ठा के साथ निभाएं और हम अपने भारतवर्ष को एक विश्व गुरु बनाएं। धन्यवाद। मौजूद सामीन इकराम, अहले मीज़ान और मेरे साथी असातिज़ाए कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। सुना है उसके पढ़ाने में मिठास ऐसी है, बुखार हो भी तो बच्चे स्कूल आते हैं। यकीनन मेरे नज़दीक सीखने और सिखाने का अमल इतना दिलचस्प होना चाहिए कि बकौल शायर बुखार हो भी तो बच्चे स्कूल आते हैं, इसे मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन यही वजह है कि आज के इस बज़्म में सीखने के अमल को खुशगवार बनाने का तरीका, इस मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ, ताकि कल हम और आप जब अपनी अपनी जमातों में लौटे तो एक नई तब्दीली और एक नए मकसद के साथ लौटे। मेरे साथियों, हमें ये बात याद रखनी है कि सीखने का अमल महज किताब या दरसी मवाद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तो एक तख्लीकी अमल है। इस ज़िम्न में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही बेहतरीन कौल याद आता है कि बेहतरीन उस्ताद वो होता है जो अपने तुलबा को नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर सिखा दे। सामीन, जहाँ जिंदगी के हर मैदान में तब्दीली आई, वहीं सीखने और पढ़ाने का अमल भी बदला। पहले जहाँ एक तरफा और रवायती तरीके तदरीस को अपनाया जाता था, चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड तक सीखने का अमल महदूद था, वहीं आज जदीद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तालीमी टूल्स के जरिए सीखने के अमल को दिलचस्प बनाया जा रहा है। आज इंटरेक्टिव लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और ग्रुप वर्क के जरिए सीखने के अमल को मजीद खुशगवार बनाने की पहल की जा रही है। किताबों से आगे का अब है सफर, टेक्नोलॉजी से मिलता है इल्म का सफर। स्क्रीन पर खुल रही हैं दास्तानें, सीखने की बन रही हैं नई राहें। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए कराम, सीखने के अमल को बेहतरीन बनाने के यूँ तो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक दिलचस्प और बेहतरीन तरीका अमली तजुर्बात का है। जब बच्चा कोई काम खुद से करके सीखता है तो वो ज़्यादा देरपा और काबिले फहम होता है।
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक मौके पर कहा था कि उस्ताद वो नहीं होता जो मालूमात सिखाए, बल्कि उस्ताद वो होता है जो अपने तुलबा को ये सिखाए कि वो खुद कैसे सीखे। लिहाजा हमें चाहिए कि बच्चे को खुद से करने की जो उसके अंदर कुव्वत है उसको मजीद फरोग दिया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी ने भी आज सीखने के अमल को बड़ा ही मज़ेदार बना दिया है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों के हाथों में मौजूद मोबाइल फ़ोन, टैब, दीगर डिजिटल स्क्रीन को सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल करें। उनके ज़रिए तालीमी वीडियोस, इंटरेक्टिव क्विज, वर्चुअल रियलिटी जैसे तालीमी टूल्स का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि गेम बेस्ड लर्निंग को फ़रोग दिया जाए, क्योंकि हमें ये याद रखना है तालीम का मकसद आज महज रट्टे लगवाना नहीं है, बल्कि अपने तुलबा के अंदर तख्लीकी और तनकीदी सोच को फ़रोग देना है। वरना हाल तो यही होगा, ये तमाम मज़ामीन बड़े बेवफा रात भर रटा सुबह सफ़ा। इस जिन में सुकरात ने बड़ी ही बेहतरीन बात कही थी कि तालीम का मकसद हकायक बताना नहीं है, बल्कि अपने तुलबा के अंदर सोचने और सवालात करने की आदत डालना है। नई तालीमी पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी तालीम के तरीक़ेकार को खुशगवार, मौसर और अमली बनाने के लिए बहुत ही तफसीली बहस की गई है। आज रवायती तरीकों से हटकर जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तालीमी तरीक़ेकार को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर और खुशगवार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आज फ़नून, सकाफ़त, पेशावाराना महारतें और ज़िंदगी की स्किल सिखाना ही आज हमारा अहम तरीन मकसद बन गया है। तो मेरे असातिज़ा, मेरे साथियों, हमें ये बात याद रखनी है कि हर बच्चे की सीखने की सलाहियत अलग होती है और एक बेहतरीन उस्ताद का तो कारनामा ही वो है कि वो अपने बच्चे के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचाने और उसे उसकी दिलचस्पी के मुताबिक सीखने का माहौल फराहम करे। तो और वैसे भी एक बेहतरीन उस्ताद तो बेहतरीन दोस्त होता है, बेहतरीन साथी होता है, बेहतरीन रहनुमा होता है और बेहतरीन अदाकार भी होता है। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए। तो आइए हम और आप मिलकर तालीम को एक ऐसे ख्वाब में बदले जो हर एक बच्चे की आंखों में चमके और हर बच्चे को ऐसा सीखने का मौका फराहम करे कि उसके अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाने में हम अपना पूरा ताउन दे सके। आखिर में मैं अपने असातिज़ा कराम की तमाम बिरादरी की तरफ से यही कहना चाहूँगी, न दावा है कि सब कुछ हम भी मुमकिन कर दिखाएंगे, मगर करते हैं वादा कुछ दिए हम भी चलाएंगे। वो जिनकी जिंदगी की जिम्मेदारी हम पे वाजिब है, खुदा चाहे तो उनकी जिंदगी हम बनाएंगे, खुदा चाहे तो उनकी जिंदगी हम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय एवं सभी महान लोगों को मेरा स्वागत करना है। मैं अवधेश राजेंद्र यादव आज आप सबके समक्ष समान नागरिक संहिता इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर दूंगा। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने विचार को प्रस्तुत करने के पूर्व कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हो समान अधिकार, अपने मतभेदों को छोड़ बन जाए हम एक दूसरे के साथ। मित्रों, समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक ऐसा पंथनिरपेक्ष कानून जो सभी धर्मों, पंथों, जाति के लोगों के लिए समान रूप से लागू हो और किसी भी धर्म, जाति के लोगों के लिए अलग अलग रूप से न लागू होने वाला कानून ही समान नागरिक संहिता कहलाता है। यह किसी भी धर्म, जाति के निजी कानून से ऊपर होता है। वर्तमान समय में भारत में हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग शादी, विवाह, जमीन, विरासत, तलाक आदि ऐसे मामलों के लिए भिन्न भिन्न कानून हैं। समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वाले लोगों का मानना है कि यदि अपराध के लिए सभी धर्मों के लोगों के लिए कानून समान हैं, तो व्यक्तिगत कानून अलग अलग क्यों? भारत में विधि का शासन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र किया गया है। वर्तमान समय में सभी धर्मों के निजी नियम उनके ग्रंथों के अनुसार शासित हैं। ऐसे में व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग है। यदि भारत के संविधान के समक्ष
हम सभी नागरिक एक समान हैं, तो व्यक्तिगत कानून अलग अलग क्यों? इसी कारण देश में यह कानून लागू करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। विश्व के लगभग 125 देशों में यह कानून लागू है। मित्रों, यह कानून लागू होने से हमारे देश में क्या फ़ायदे आएंगे? मित्रों, यह समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से भारत की संविधान में सरलता, स्पष्टता और एकता आएगी। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाने के कारण देश में एकता बढ़ेगी और देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। यह कानून लागू होने से सबसे बड़ी आज़ादी उन महिलाओं को मिलेगी जो बहुविवाह जैसी कुप्रथा का विरोध करती हैं। एक बार यह कानून देश में लागू हो जाए, उसके बाद देश इस सदी में एक और बार नए सामाजिक सुधार की ओर से गुजरेगा। मित्रों, यह कानून लागू करने के लिए बहुत सी चुनौतियां बीच में आएंगी, जिससे भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग और कुछ आदिवासी समुदाय के लोग इसको स्वयं का विरोधी मानते हैं। इससे उनका मानना है कि इससे उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इससे कुछ समुदाय के लोगों के मन में एक डर की भावना बैठ सी गई है। उन्हें इस चीज़ का आभास नहीं कि यह कानून लागू होने से नागरिकों के जीवन में परिवर्तन, राष्ट्र में एकता और लोगों के प्रति सद्भावना बढ़ेगी। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देने के पूर्व कुछ पंक्ति व्यक्त करना चाहूँगा कि जब तक कानून में दूरी रहेगी तब तक एकता की भावना अधूरी रहेगी, एकता की भावना अधूरी रहेगी। धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी को और मेरे सारे परिशोधकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है हमारे देश का भविष्य। हमारे देश का भविष्य यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमें गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। देश का भविष्य देश का भविष्य वर्तमान कार्यों, नीतियों और समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। शिक्षा यह एक महत्वपूर्ण आधार है। एक शिक्षित युवा पीढ़ी हमारे देश और समाज के विकास में सहायक होती है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को आवश्यक कौशल्य और ज्ञान मिल सके। आर्थिक विकास के लिए हमें औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान का बढ़ावा देना होगा ताकि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समग्र स्थिति में सुधार होगा। पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याएं आज के समय में हमारे लिए एक चुनौतियां हैं। हमें स्थायी विकास के मार्ग पर चलना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक एकता, हमारे देश की विविधता हमारे लिए एक ताकत है। इससे हमें एकता में बदलना आवश्यक है। धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक विभाजन को खत्म करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। निष्कर्ष, देश का भविष्य हमारे लिए एक साझा जिम्मेदारी है। हम सब नागरिकों को यह जिम्मेदारी निभाने की भूमिका करनी चाहिए ताकि हमारे देश समृद्ध, सुरक्षित और एकजुट भारत की दिशा की ओर बढ़ सके। और अगर हम सब मिलकर काम करें और वर्तमान में सुधार लाए तो हमारा देश एक दिन उज्जवल दिशा की ओर बढ़ेगा। वंदे मातरम। टन 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 विद्यालय की घंटी बजती है और सारे विद्यार्थी बड़ी खुशी में चीखते चिल्लाते विद्यालय के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो न जाने कौन सी कैद से बाहर आए हैं।
और अब जाकर उनके चेहरे पर रौनक आई है। घर जाएंगे, मजा करेंगे। तो ऐसा मजा पढ़ाई में क्यों नहीं आता और ऐसा आनंद विद्यालय में महसूस क्यों नहीं होता? सोचने की बात है। और शायद तभी आनंददायी शिक्षण कैसा हो, ये विषय आज हमारी इस वक्तृत्व स्पर्धा का एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। आनंददायी शिक्षण अर्थात ऐसा शिक्षण जहां विद्यार्थी की उत्सुकता का समाधान हो, जहां उसे सीखने में मजा आए, जहां पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं बल्कि उत्सुकता का विषय बन जाए, वो है आनंददायी शिक्षण। मैं आप शिक्षकों से कहती हूँ, अपने जमाने की, अपने समय की कविताएं याद करिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, गुड़िया मेरी रानी है, लगती बड़ी सयानी है। ये मेरी पहली कक्षा की कविताएं हैं, लेकिन आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मेरे शिक्षकों ने मुझे हंसते गाते नाचते इतनी अच्छी तरह सिखाई कि मुझे कभी इन कविताओं को रटने की, याद करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पर हमारे आज के विद्यार्थी जो लगे पड़े हैं, याद किए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। एक आनंददायी शिक्षण के लिए ये ज़रूरी है कि एक बार फिर से इन कविताओं को नाचने दीजिए, गणित के सवालों को खेलने दीजिए, विज्ञान के प्रयोगों में जान डालिए, इतिहास को फिर से जिंदा करिए और भूगोल को भ्रमण करने दीजिए। और फिर देखिए, आपकी कक्षा में जो आनंद आएगा ना, विद्यार्थी आपका पढ़ाया कभी नहीं भूल पाएगा। क्या आप जानते हैं, इस सारी शिक्षण प्रक्रिया से आनंद ये शब्द कब गायब हो गया? तब जब हमने सारे बच्चों को एक ही कसौटी में मापना शुरू किया। बुद्धि, नंबर अच्छा बच्चा अच्छा, नंबर खराब बच्चा खराब। एक शिक्षा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती है, पर यह कैसी शिक्षा जो सिर्फ बुद्धि का विकास करती है? बुद्धि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो होती है, पर कला, कौशल, हुनर, इसका क्या? एक शिक्षक को गुरु गोविंद कहते हैं। गोविंद का मतलब होता है भगवान। अगर मैं मेरे सामने बैठे बच्चे के अंदर के हुनर, कौशल, कला और गुण को नहीं परख पाई तो क्या फायदा ऐसे गुरु कहलाने का? एक आनंददायी शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है विद्यार्थी वो सीखे जो उसे पसंद है। आनंददायी शिक्षण के लिए दो बहुत ही चमत्कारिक शब्द हैं, प्रोत्साहन देना और प्रेरणा देना। कभी किसी विद्यार्थी से दो मीठे बोल बोलकर देखिए, उसके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, वो प्रफुल्लित हो जाएगा। कभी उसका हाथ थाम कर देखिए, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगेगा। कभी किसी बच्चे की पीठ थपथपा कर देखिए, वो हर भविष्य की चुनौतियों से उसको हौसला मिलेगा। और मेरी शब्दों का मान रखिए, कभी किसी विद्यार्थी के कंधे पर हाथ रखकर देखिए, वो आपके लिए चांद तारे तोड़ ले आएगा। तात्पर्य यह है कि जब तक एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की दूरी कम नहीं होगी, अपनापन नहीं आएगा, सहजता नहीं आएगी, और आनंद तो अपनों के साथ आता है। तो आनंददायी शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को वो सहजता और वो अपनापन दे। एक बहुत सही बात कही है कि जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसे छोड़कर बहुत आगे निकल जाता है। आज हम विज्ञान और तंत्र ज्ञान के युग में हैं। ऐसे में अगर मैं कक्षा में पोथी पढ़कर जाती हूँ और व्याख्यान सुनाकर आ जाती हूँ तो कहाँ से आएगा आनंददायी शिक्षण? आज आवश्यकता है कि हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। पीयर लर्निंग, पेयर लर्निंग, स्व अध्ययन, कक्षा मित्र, विषय मित्र, बच्चों को आह्वान देना, सेल्फी विद सक्सेस, ऐसी कई छोटी छोटी पद्धतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हम शिक्षा को आनंददायी बना सकते हैं। आनंददायी शिक्षण प्रक्रिया की जो केंद्र बिंदु है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, लेकिन इसका जो आधार है वो एक शिक्षक है। और अगर मैं कक्षा में जाऊं और मुझे देखते ही पूरी कक्षा शांत हो जाए, इस बात में मेरी शान नहीं है, बल्कि मुझे देखते ही बच्चे खुश हो जाएं, कक्षा का शोर बढ़ जाए, ये है आनंददायी शिक्षण और इसमें है मेरा मान। विद्यालय छूटने की घंटी बजे टन 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 और बच्चा कहे टीचर घर नहीं जाना है, थोड़ा और पढ़ाइए ना, मजा आ रहा है, ये है आनंददायी शिक्षण। और अंत में अपने समस्त शिक्षकों से कहना चाहूंगी, क्योंकि शायद इस संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का आधार है हम, रीढ़ की हड्डी है हम और कर्णधार है हम, कि गुरुजी अब तो मुस्कुराइए, वो जो सामने बैठा है उससे मन का तार जुड़ाइए। गुरुजी अब तो मुस्कुराइए, गूंजने दीजिए कक्षा में ठहाकों की आवाज, गूंजने दीजिए कक्षा में ठहाकों की आवाज, और इस संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को आनंददायी बनाइए। गुरुजी अब तो मुस्कुराइए, गुरुजी अब तो मुस्कुराइए। धन्यवाद। राम और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहायत जिम्मेदारी के साथ एक तालिबे इल्म से जिम्मेदार शहरी बनने तक का सफ़र, इस उन्वान पर लब कुशाई की जसारत कर रही हूँ। सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। हाजरीन, स्कूल सिर्फ दरो दीवार का मजमुआ नहीं होती। स्कूल में तालिबे इल्म के लिए ज़हनी सतहों पर मुख्तलिफ नशोनुमा की कोशिश की जाती है। उस्ताद का किरदार तालिबे इल्म के लिए कंदील की मानिंद होता है, जो उसे हर मोड़ पर रोशनी देता है, रहनुमाई फराहम करता है और सही रास्ता दिखाता है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो वो स्कूल उसे सिर्फ निसाबी तालीम नहीं देता, बल्कि इंसानियत, भाईचारा, अखलाकी अक़दार, वक्त की पाबंदी जैसी अहम चीज़ें और अमल सिखाता है। उस्ताद की रहनुमाई और निगरानी में दी जाने वाली तरबियत तालिबे इल्म को आगे चलकर एक जिम्मेदार शहरी बनने में मदद करती है। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे? क्लासरूम में हम क्या सिखाते हैं? मसलन एक छोटा सा अमल, टिफ़िन शेयर करना, बुक शेयर करना, स्टेशनरी शेयर करना। इससे बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, एक दूसरे का सहारा बनना सीखते हैं। इसके अलावा उस्ताद उन्हें ज़िंदगी से उसूल और अखलाकियात की तरबियत भी देते हैं। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। गर्ज उस्ताद की हर नसीहत, उस्ताद का हर लफ्ज़, उस्ताद की हर रहनुमाई तालिबे इल्म की शख्सियत साजी में एक अहम किरदार अदा करता है। जिंदगी के सफ़र में कांटे होते हैं, राह में फूल उस्ताद बिछाते हैं। जिंदगी के सफ़र में कांटे होते हैं, राह में फूल उस्ताद बिछाते हैं। हमको अखलाक और तहजीब देते हैं, हमको इंसान उस्ताद बनाते हैं। तालिबे इल्म स्कूल में मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेता है। तकरीर, स्पोर्ट, फूड स्टॉल, क्विज, इन सरगर्मियों में हिस्सा लेकर वो सीखता है कि किस तरह टीम वर्क करना है, किस तरह मिलजुल कर काम करना है, दूसरों की राय का एहतराम करना है और अपने हिस्से में जो काम आया उसे बखूबी निभाना है। तकरीर के उसूल ज़वाबित, स्पोर्ट्स के उसूल ज़वाबित और आखिर में जजों का फैसला उसे हार और जीत बर्दाश्त करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का जज्बा देती है। सामईन, अगर आज हम अपने मुआशरे पर नज़र डालें तो हमारे मुआशरे में कुव्वत बर्दाश्त की कमी एक अहम मसला बनती जा रही है। लोग दूसरे मज़ाहिब, दूसरी तहजीब, यहाँ तक कि दूसरी ज़बान के लोगों को कबूल करने को तैयार ही नहीं। तनव्वुओं को समाज में कबूल करना और इख्तिलाफ के बावजूद भी एक दूसरे को बर्दाश्त करना एक अच्छे शहरी की पहली निशानी होनी चाहिए। और ये खूबी सिर्फ और सिर्फ स्कूल के माहौल में परवान चढ़ सकती है। हमें बच्चों के मासूम जहनों में मुख्तलिफ तजुर्बात के ज़रिए उन्हें तरबियत देनी है कि किस तरह तनव्वुओं को बर्दाश्त करना है और इख्तिलाफ के बाद भी समाज में सुकून और ज़िंदगी जीना है और जीने देना है। उनके मासूम जहनों में इस एहसास को पिरोना होगा कि चमन में इख्तिलाफ रंगोबू से बात बनती है, कि चमन में इख्तिलाफ रंगोबू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अगर हमने आज अपने बच्चों को यह एहसास ना दिलाया तो इसी तरह दाढ़ी, टोपी, यहाँ तक कि टिफ़िन के खाने में रखे हुए खाने को लेकर खून बहता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज और हमारे शहरी औरतों की इज्जत करे, उनके इज्जत आइन की हिफाजत करे, उनके खिलाफ होने वाले जिनसी इस्तेहसाल पर रोक लगे और सिन्फ़े नाजुक सिन्फ़े आहन बने, तो हमें बच्चों के मासूम जहनों में मुख्तलिफ तरकीबों और सरगर्मियों के ज़रिए उन्हें औरतों के एहतराम का दर्स देना होगा। गर्ज समाज में पनपने वाली हर बुराई से निजात का जिम्मा एक जिम्मेदार शहरी का होता है, और जिम्मेदार शहरी बनाने का जरिया वही स्कूल है जो इक़दार की तालीम को अहमियत देता है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आखिर में कहना चाहूँगी कि अगर हर तालिबे इल्म एक ज़िम्मेदार शहरी बने तो हमारे मुल्क की तरक्की में चार चांद लग जाएंगे, मुल्क में हिफ्ज़ व अमन कायम होगा, दंगे फसाद बंद हो जाएंगे। हमें अपने शागिर्दों को इस कदर नसीहतें, आमाल और तजुर्बात सिखाने हैं कि ये तालिबे इल्म से ज़िम्मेदार शहरी बनने तक का सफ़र वो बआसानी तय कर सके और एक ज़िम्मेदार शहरी बनकर मिसाल की तरह जिएँ। मेहमान हैं, हम कौम के इस फ़र्ज़ को निभाना है, मेहमान हैं, हम कौम के इस फ़र्ज़ को निभाना है। अपनी नसीहतें और रहनुमाई से हर तालिबे इल्म को एक ज़िम्मेदार शहरी बनाना है, एक ज़िम्मेदार शहरी बनाना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा मौज़ूअ सुखन है तदरीस को मौसर कैसे बनाया जाए। रहबर भी हमदम भी गमखार हमारे, रहबर भी हमदम भी गमखार हमारे, उस्ताद ही कौमों के हैं मेमार हमारे। उस्ताद अफराद की तरबियत करके एक महज़्ज़ब माशरा तश्कील देता है।
गोया बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन बादशाहों पर असातिज़ा की हुकूमत हुआ करती है। उस्ताद उस पिलर का नाम है जो माशरों की तरक्की किया करता है। उस्ताद उस जरखेज़ी का नाम है जो बंजर ज़मीनों में अपने इल्म की खाक से, शऊर व आगाही से एक फसल सैराब करता है। उस्ताद उस जरखेज़ी का नाम है जो एक बंजर ज़मीन से लेकर उस्ताद के जहनों की आबियारी करता है। उस्ताद अंधेरे में उस उजाले का नाम है जो माशरों में इल्म की रोशनी से माशरों को मुनव्वर किया करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख लें, ये महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के ज़र्रों ज़र्रों को कुछ चमकना सिखा रही हूँ। सामईन इकराम, सबसे पहले अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए उस्ताद को अपने मजमून पर मुकम्मल उबूर होना चाहिए। जब उस्ताद खुद इल्म में महारत रखता है तो उसकी बातों में वो कशिश पैदा होती है जो तालिबे इल्म को इल्म की तरफ राग़िब करती है। तुलबा के सवालात का बरवक्त और मौसर जवाब देना ये असातिज़ा की सलाहियत का इम्तिहान होता है। असातिज़ा को चाहिए कि वो सबसे पहले हर बच्चे की इनफरादी सलाहियतों और दिलचस्पियों से वाक़फ़ियत हासिल करें, क्योंकि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर एक के सीखने का अमल मुख्तलिफ होता है। लिहाजा असातिज़ा को चाहिए कि वो हर तालिबे इल्म को ऐसे माहौल में लाए और उनके जहन की खिड़की खोलकर उन्हें तालीम को दिलचस्प बनाए। इसके साथ साथ असातिज़ा को ये भी जानना ज़रूरी है कि तदरीस का अमल सिर्फ दिमाग तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दिल तक भी पहुंचना चाहिए। जब उस्ताद दिल से बात करता है, जब वो अपने तुलबा से खुलूस से और मोहब्बत से पेश आता है, तो तदरीस का अमल मौसर साबित होता है। जज्बात और मोहब्बत की ताकत से ही तुलबा असातिज़ा की बातों को दिल से कबूल करते हैं और तदरीस को अपनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मौज़ूद सामईन इकराम, असातिज़ा को अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए जदीद तदरीसी तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और आज असातिज़ा को वीडियोज़, ऑनलाइन मवाद और जदीद ज़राए का इस्तेमाल करके अपनी तदरीस को मौसर बना सकते हैं। इसके अलावा असातिज़ा को अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए सबसे पहले ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक उन्वान है इंसानी दिल, जिसे एक उस्ताद सिर्फ लिखकर और बोलकर समझा रहा है तो वो तदरीस उतनी मौसर साबित नहीं होगी, लेकिन अगर एक उस्ताद उसी मौजू को, उसी उन्वान को ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए समझाता है तो ये तदरीस बहुत ज़्यादा मौसर साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे देखकर और सुनकर अमल कर रहे हैं, तो ये मौजू जो है उनको बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। उसके अलावा असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को हकीकी ज़िंदगी की महारतें भी सिखाएं और अपने मजमून को हकीकी ज़िंदगी से रब्त करने की कोशिश भी करना चाहिए। दौरान तदरीस असातिज़ा को सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो बीच बीच में जोक्स और स्टोरीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे तुलबा का दिमाग क्लास में मौजूद रहता है और वो बोरियत का शिकार नहीं होते। सामईन इकराम, असातिज़ा को चाहिए कि वो क्लास में अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें और उनको दौरान तदरीस ये बताएं कि तालीम से ही इंसान आगे बढ़ता है, तालीम के ज़रिए ही हम अपनी ज़िंदगी को मौसर बना सकते हैं। इसके अलावा उस्ताद को चाहिए कि वो अलग अलग कहानियाँ, स्टोरीज़ के ज़रिए और बहस व मुबाहसा के ज़रिए और उसके अलावा आह्वान वाले क्वेश्चंस देकर अपनी तदरीस को मौसर बना सकते हैं। मौजूद सामईन इकराम, इसके अलावा असातिज़ा को चाहिए कि अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए सिर्फ ये नहीं कि हम बच्चों को उन्वानात को रटवाएं या नज़रियात को रटवाएं, बल्कि ज़रूरी ये है कि उनको ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करें, ऐसी तालीम दी जाए। उसके अलावा असातिज़ा को ये चाहिए कि बच्चों में खुद एतमादी की सलाहियत पैदा करें ताकि ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सके और ज़िंदगी के हर मोड़ पर मजबूती से खड़े रहें। सीखना न कभी रुके ये राह मुसलसल है, सीखना न कभी रुके ये राह मुसलसल है, उस्ताद भी सीखे तो इनका चिराग रोशन है। सामईन इकराम, उस्ताद को चाहिए कि वो हमेशा सीखते रहना चाहिए
और एक अच्छा उस्ताद वही होता है जो अपनी इल्मी सलाहियतों में इजाफ़ा करता रहे। जब उस्ताद अपनी इल्मी सलाहियतों में, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करता रहेगा तो वो उसी नॉलेज के साथ, उसी मालूमात के साथ अपनी तदरीस को दिलचस्प बना सकता है। सामईन इकराम, तदरीस सिर्फ इल्म देने का ही अमल नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने, मोहब्बत पैदा करने और मज़बूत तब्दीली का नाम भी है। और तदरीस एक मुक़द्दस फरीज़ा है और इस तदरीस को मौसर बनाना सभी असातिज़ा का फ़र्ज़ है। हम असातिज़ा के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे कौम के मुस्तकबिल को संवारने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हमारे असातिज़ा को इस काबिल बनाए कि वो हमारे कौम के मुस्तकबिल को संवार सके। मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा टूट जाए पत्थर तलाश कर। अल्लाह हाफिज़। सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति आदरणीय शिक्षक जन और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति को मेरा प्रणाम। मैं खुशी प्रजापति कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा बीपीएम कन्नड़ हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से हूँ। आज समान नागरिक संहिता इस विषय पर अपने कुछ विचार आप सभी से साझा करना चाहूँगी। समान नागरिक संहिता यानी ऐसी कानूनी व्यवस्था जो देश के हर एक नागरिक पर एक समान लागू हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। ये सबसे पहले लागू किया गया था गोवा में पुर्तगालियों द्वारा सन 1869 में और ये 2024 में यानी इस साल 7 फरवरी में लागू हुआ, जो कि उत्तराखंड राज्य में हुआ। अब अगर कोई चोरी, डकैती या हत्या करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक समान कानून है, ये हमें पता है। लेकिन विवाह, तलाक, संपत्ति में अधिकार, आगे किसी को गोद लेना, इन सब पर लोगों के व्यक्तिगत कानून है और इसी में असमानता है जो हमारे देश को प्रगति तो नहीं लेकिन दुर्गति की ओर ले जा सकती है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर कानूनी रूप से विवाह की आयु 18 वर्ष होती है, परंतु कई ऐसे धर्म हैं जहां 15 वर्ष विवाह के लिए मान्यता दी जाती है, तो कई धर्म में शादी पहले ही कर दी जाती है किसी स्त्री या फिर किसी पुरुष की, जो कि हमें अमानता या असमानता दिखाती है। और दूसरा अगर देखें तो हमें यह कानूनन रूप से पता है कि पिता की संपत्ति में 50% अधिकार बेटे का और 50% अधिकार बेटी का होता है, परंतु कई ऐसे धर्म हैं जहां बेटियों को संपत्ति में अधिकार ही नहीं दिया जाता, तो कई जगह सिर्फ 5 से 4% अधिकार दिया जाता है, जिससे हमारे समाज में असमानता बनी ही रहती है। ऐसे ही कई ऐसे धर्म हैं जहां 4 शादियों को भी मान्यता दी जाती है, जिससे हम समान तो नहीं, असमानता हमें देखने मिल रही है। इसी असमानता को पूर्ण रूपी समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता ये कानून लाया गया, जो कि 2 राज्यों में लागू हुआ है, परंतु पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। इससे हम महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा दे सकते हैं। जो 3 तलाक से जो महिलाएं पीड़ित थी उनको इंसाफ मिल सकता है। जी, कुछ को मिला भी है, परंतु देश और आगे उन्नति कर सकता है। हर धर्म एक समान जब रहेगा तब कोई किसी दूसरे धर्म को देखकर ईर्ष्या, नफरत नहीं करेगा, लोगों में प्यार बढ़ेगा। यही हमें समान नागरिक संहिता ये सिखाता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि नागरिक संहिता एक समान हो, समानता पर सभी को गुमान हो, हर धर्म का नाम रहे पर पहला धर्म संविधान हो, संविधान हो। जय हिंद, धन्यवाद। देश का भविष्य, देश का वर्तमान, जीवन की हर डगर पर जिंदा है इनकी निशान। नमस्कार, सुप्रभात। मैं श्रुति, कक्षा 12वीं की छात्रा। आज मैं आपके सामने
टॉपिक अभी नहीं बताऊंगी, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। वैसे ही हमारे भारत के दो चेहरे, एक तरफ भारत अच्छी से अच्छी तरक्की कर रहा है, एक विकसित देश बनने की कोशिश कर रहा है। भारत एक अच्छा समाज और एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है। समानता और हमारा इतिहास हमें हमेशा से एकता और समानता का प्रतीक रहा है। भारत तंत्रयान में आगे बढ़ रहा है। भारत विविध संस्कृति का देश है। हमारा इतिहास हमेशा से एकता और समानता का प्रतीक रहा है। आज भारत कई युगों में तैयारी कर रहा है, पर भारत को संस्कृति का भी ध्यान होना चाहिए। भारत तंत्रयान और संस्कृति के साथ आगे बढ़ेगा, तब जाके हमारा देश विकसित होगा। समानता और एकता भारत के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इनके लिए आवाज़ उठाई थी, उन्होंने भारतीय संविधान लिखा ताकि सबको समान अधिकार मिले, महिलाओं को शिक्षा का हक मिले, हर इंसान के जीवन के सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक है कि उन्हें शिक्षा मिले। और ये अधिकार हम सबको मिला है सावित्रीबाई फुले इनकी वजह से। और सरकार को ये ध्यान होना चाहिए कि ये अधिकार सबको मिले और कोई अशिक्षित ना रहे। आज की युवा पीढ़ी साल 2024 को अंधकारमय वर्ष कहा जाता है, और मेरे हिसाब से कहना भी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा तो आप समाज के लोगों ने ही लगाया था। कहाँ गए वो लोग? अब बेटियां पढ़ रही है लेकिन बच नहीं रही है। समाज खुद कहता है कि लड़कियों को सोचना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर माँ अपनी बेटी को पैदा होते ही मार देगी, तब क्या फ़ायदा ऐसी बड़ी बड़ी बातों का कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भारत की 50% आबादी 25 वर्ष से आगे की है, जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है। अगर इस युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन नहीं मिला तब हमारा भारत तरक्की नहीं कर पाएगा, और जो आज की परिस्थितियाँ हैं वो ही आगे देखने को मिलेगी। समाज का कहना है कि लड़कियों को सोचना चाहिए कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से नहीं। क्या लड़कियां सच में बलात्कारी को उकसाती है? क्या समाज कहता है कि लड़कियां जब रात को अकेली घूमती हो, छोटे कपड़े पहनती हो, क्लब जाती हो, उन्हीं लड़कियों पर बलात्कार होता है? अरे पर किसी 2 साल की बच्ची का फ्रॉक और 80 साल की बूढ़ी औरत की साड़ी इतने मायने रखती है। डॉक्टर का वरदान जो होता है सबको हासिल नहीं होता, सबकी मेहनत के मुकाबले उनको मिलता है। वो डॉक्टर पे बलात्कार हुआ तो सोचिए हम आम इंसान हो गए। जो एक रिस्पेक्ट की जो स्टेज होती है उन पे बलात्कार हो सकता है, तो हम पे क्यों नहीं? आज के समय में डॉक्टर जिन लोगों को एक प्रोफेशन के रूप में चुनने के लिए हम फ्यूचर के डॉक्टर्स जो चिंतित है, क्या हमें सच में ऐसे कोई पढ़ाव चुनने चाहिए कि हम वहाँ पे सुरक्षित रह सके? समाज ने इसके लिए बस 2 हफ्तों तक नारे लगाए और कोई सच्चाई सामने नहीं आई भी होगी तो वो पैसे दे के आई होगी। पैसों की आवाज़ इंसाफ से ज़्यादा थी। समाज का कहना है कि लड़कियां बलात्कारियों को उकसाती है, पर ये सही मायने में सही नहीं है। आज तक हमारे भारत में जो भी ऐसे केसेस हुए हैं उस पर बस 1 हफ्ते या 2 हफ्तों तक नारे लगाए जा रहे थे, इसके आगे कोई बात नहीं होती। मैम आई कैन